नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। कल मैंने आपको कंडक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उसी के आगे ये क्वेश्चन से मैं उससे सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, एक कंपोजिट वॉल इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ थिकनेस डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 थिकनेस का दो लेयर से मिल करके एक वॉल बनी हुई है। तो मान लीजिए ये एक लेयर है, दूसरी लेयर ये है, जिनकी थिकनेस है इसकी डेल्टा 1 है और दूसरे की जो थिकनेस है वो डेल्टा 2 है। ओके, और इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ जो दी हैं वो K1 दी है और दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटीज़ K2 दी है। ये K1 दिया हुआ है और इसकी कंडक्टिविटी दूसरे की क्या दी है, 2K दी हुई है। ओके, एंड इक्वल सरफेस एरिया, इनके सरफेस एरिया मतलब जो ये है इंटरकनेक्टिंग दोनों को, जो एक दूसरे संपर्क में है, उसका ये नॉर्मल है क्या है, दोनों का इक्वल दिया है। ठीक, इक्वल। द आउटर सरफेस ऑफ द कंपोजिट वॉल आर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मतलब इस तरफ जो एक टेम्परेचर दिया हुआ है वो 200 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और इस तरफ जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, वॉल का टेम्परेचर है, वॉल पॉइंट पे। ओके, हाँ, रेस्पेक्टिवली द हीट ट्रांसफर टेक्स अस ओनली बाय कंडक्शन। हीट जो ट्रांसफ़र है वो सिर्फ कंडक्शन के थ्रू हो रही है और कोई मोड इसमें नहीं है। ठीक, एंड द रिक्वायर्ड सरफेस टेम्परेचर एट द जंक्शन इज़ 150 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो जंक्शन है यहाँ पे दोनों के, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की थिकनेस निकालनी है। अब देखिए, क्योंकि कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 डायमेंशन में होगा, तो यहाँ से जो भी हीट इस स्लैब के थ्रू आएगी वही हीट दूसरे स्लैब के थ्रू भी जाएगी। तो मतलब जो हीट ट्रांसफ़र Q वो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। तो हम जानते हैं डेल्टा हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू होती है डेल्टा T डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस R। और थर्मल रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होती है, थर्मल रेजिस्टेंस R की वैल्यू होती है L/K। L मतलब थिकनेस, तो यहाँ पर थिकनेस क्या है, डेल्टा है। ओके, अपॉन K उनकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है और A क्या है, एरिया होता है। ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक, तो ये दोनों के लिए सेम होगा, इसकी वैल्यू डेल्टा T/R की वैल्यू दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। तो डेल्टा T पहले के लिए देखें क्या है, 200 माइनस 150 हो जाएगा। डेल्टा T कितना हो जाएगा, 200 माइनस 150, 150 इसको कर लीजिए, 130 जैसा लग रहा है, 150। इसको डिवाइडेड बाय इसकी थर्मल रेजिस्टेंस मतलब डेल्टा अपॉन K। तो पहले के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा 1 दी है, अपॉन थिकनेस की वैल्यू K कि पहले के लिए K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी K है। A कॉमन है, तो A कॉमन है दोनों में, A इक्वल टू रख लेते हैं। A इक्वल टू हो जाएगा दूसरे के लिए डेल्टा T क्या हो जाएगा, 150 माइनस 100 हो जाएगा, A 150 माइनस 100। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे। इसके लिए थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है डेल्टा 2 है, डिवाइडेड बाय K थर्मल कंडक्टिविटी। इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 2K रखी गई है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2 × K। ठीक, एरिया A सेम है, इसको सॉल्व कर दीजिए तो A से A कैंसिल हो जाएगा और K से K भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 इधर चला जाएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 250 में से 150 और इसमें से 50 जाएगा तो 50 अपॉन। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 इधर चला जाएगा, डेल्टा 1 इधर आ जाएगा, 50-50 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2। ठीक, तो 1/2 की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
what will be the geometric radius of heat transfer for a hollow sphere of inner and outer radius r1 and r2 and r1। ठीक, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार लॉगरिथमिक मेन एरिया क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर को बताया था हमने a2 माइनस a1 अपॉन लॉग नेचुरल a2 अपॉन a1 था। उसी प्रकार स्फीयर का भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए स्फीयर हम जानते हैं क्या होता है, स्फीयर का रेजिस्टेंस का फार्मूला, ठीक, थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है स्फीयर के लिए मतलब गोले के लिए वो क्या होता है, उसका वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है r2 अपॉन r1, r2 माइनस r1 सॉरी r माइनस r1 अपॉन 4 पाई के r1 इंटू r2, 4 पाई के इंटू r1 इंटू r2। ठीक, तो ये उसके थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। अगर हम इसकी मीन रेडियस, अगर हम इसका एरिया देखें तो क्या होता है, ठीक, तो एरिया जो होता है सरफेस एरिया स्फीयर का वो क्या होता है, वो होता है 4 पाई r, मान लीजिए मीन रेडियस क्या है m है, इसका स्क्वायर होता है। ठीक, ओके। और लेकिन हमने यहाँ पे एरिया देखिए अगर हम इसकी तुलना L अपॉन के से करते हैं तो देखिए L मतलब थिकनेस, तो थिकनेस यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे r2 माइनस r1 लिखा है। ठीक, के की जगह पे तो के ही लिखा है। एरिया की जगह क्या लिखा है, 4 पाई r1 इंटू r2 लिखा है ना, 4 पाई r1 इंटू r2 ये फार्मूला लिखा है। ठीक, अब अगर हम इसको मीन रेडियस दोनों कंपेयर करें तो क्या होगा, 4 पाई कट जाएगा, तो मीन रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन रेडियस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट r1 इंटू r2। ठीक, तो मीन रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट r1 इंटू r2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन एडेड इंसुलेशन इंक्रीज हीट लॉस। अब देखिए अगर हम यहाँ पे रेडियस ले लें और यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस ले लें, ठीक, तो जैसे जैसे हम मतलब इंसुलेशन की रेडियस बढ़ाते हैं तो शुरू में क्या है रेजिस्टेंस घटता जाता है, फिर उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब रेडियस की क्या थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये जो मिनिमम, जिस जगह पे हमको मिनिमम थर्मल रेजिस्टेंस प्राप्त होता है उस जगह की क्या है जो रेडियस होता है ऑफ इंसुलेशन होती है उसको क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कहा जाता है। तो उनका अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन मतलब क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन तक, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। ठीक, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है और हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू क्या है लगातार बढ़ती जाती है। हीट ट्रांसफ़र अगर हम लोग क्या कहें क्यू मतलब हीट ट्रांसफ़र जो क्यू है मतलब हीट जितना ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे क्या होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम होता है लेकिन हीट ट्रांसफ़र क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो उन्होंने क्या कहा है अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन एडेड इंसुलेशन इंक्रीजेस हीट लॉस। हाँ, ये बात क्या है एकदम सही है कि जैसे जैसे हम लोग इंसुलेशन को बढ़ाएंगे तो थर्मल क्या है हीट एडेड इंसुलेशन हीट लॉस को क्या है बढ़ाता है, तो हीट ट्रांसफ़र क्या है बढ़ता जाता है। ठीक, अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पे। दूसरा अदर ऑप्शन डिक्रीज गलत है, कन्वेक्शन हीट लॉस इज लेस देन कंडक्शन हीट लॉस। ठीक, इससे मतलब ये नहीं है ये। ठीक है, हीट फ्लक्स डिक्रीसेस, हीट फ्लक्स मतलब होता है वही ये इसी को जो जिसे हम हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर हम इसी को हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया जो लेते हैं यानी टोटल अगर हीट ट्रांसफ़र क्यू हो और उसको डिवाइड कर दे एरिया से पर यूनिट एरिया, इसी को हीट फ्लक्स कहा जाता है।
ठीक, हीट प्लस डिक्रीज नहीं होता, हीट प्लस भी इंक्रीज ही होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, एडिड इंसुलेशन इंक्रीजेस हीट लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए प्लेन वॉल ऑफ 25 सेंटीमीटर थिकनेस, एक प्लेन वॉल है, इसकी थिकनेस क्या दी हुई है, इसकी थिकनेस यल इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर। ओके, विथ एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ जो कॉन्टैक्ट एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर है। ऐसा थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू दी हुई है 0.5 वाट पर मीटर केल्विन इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस इज 60 डिग्री, मतलब डेल्टा टी ये दिया हुआ है इन्होंने 60 डिग्री दिया है। तो व्हाट इज़ द हीट फ्लो, हीट फ्लो इन्होंने पूछा है। तो हम जानते हैं कि हीट फ्लो क्यू का फार्मूला क्या होता है, क्यू का फार्मूला होता है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन के ए, यही होता है। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी है, डेल्टा टी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 60 अपॉन यल की वैल्यू कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किसमें रखेंगे हम लोग, मीटर में, तो 0.25 हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी दी है 0.5 इंटू ए मतलब एरिया की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 1 दिया हुआ है। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हीट फ्लो की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी ये हम लोग की वैल्यू हो जाएगी 120 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 120 वाट आ जाएगा, क्योंकि ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत देखिए छोटे छोटे सवाल, एक ही फार्मूला है। ठीक, स्लैब से हीट ट्रांसफ़र का इसी फार्मूले कई बार बदल के इन्होंने क्वेश्चन बनाए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस के। ठीक, देखिए थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फ़ा से दर्शाते हैं इसको। इसका फार्मूला जो होता है वो अपन होता है के अपॉन रो सी। ठीक, थर्मल डिफ्यूजिविटी का फार्मूला होता है के अपॉन रो सी। ठीक, जहाँ पे के क्या है, के उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक, रो क्या है, उसकी डेंसिटी है, और सी क्या है, उसकी थर्मल कैपेसिटी है। तो इन्होंने यही सीधा फार्मूला पूछ लिया है। थर्मल डिफ्यूजिविटी का फार्मूला क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी का फार्मूला होता है के अपॉन रो सी। हम देखिए थर्मल डिफ्यूजिविटी का मात्रक क्या होता है, इसका थर्मल डिफ्यूजिविटी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस थर्मल डिफ्यूजिविटी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और हमने बताया कि पूछें किसका मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू बराबर हमने बताया था डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। इसका मात्रक भी क्या होता है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक, तो ये दोनों का फार्मूला, ठीक, ये फार्मूला याद रख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, थर्मल डिफ्यूजिविटी, इससे एक आध क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर कंडक्शन थ्रू अ स्फेरिकल वॉल विथ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी एंड विथ इनर एंड साइड टेम्परेचर ग्रेटर देन आउटर वॉल टेम्परेचर। मतलब एक स्फीयर है इस प्रकार से, एक स्फीयर। ठीक, स्फेरिकल वॉल मतलब एक स्फीयर भी इनर रेडियस होगी, उसके ऊपर एक
आउटर रेडियस होगी, स्फीयर है, ठीक। विथ इनर साइड टेम्परेचर ग्रेटर देन आउटर वॉल टेम्परेचर, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है इनर, ये क्या है, ये T1 अगर मान लें, ठीक। आउटर वॉल का जो टेम्परेचर है वो अगर T2 है, ठीक। और यहाँ पे T1 की जो वैल्यू है वो T2 से ज़्यादा है, ठीक। तो इन्होंने पूछा है कि आउटर वॉल टेम्परेचर, वन डायमेंशन हीट ट्रांसफर, व्हाट इज द टाइप ऑफ द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होगा। तो देखिए सीधा सीधा याद कर लीजिए कि जो स्लैब होता है, स्लैब के केस में अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लीनियर होता है, स्लैब या वॉल, ठीक, यानी स्लैब जो होता है मतलब उस केस में लीनियर होता है। और पैराबोलिक कब होता है इसमें, ठीक। और पैराबोलिक कब होता है, जब सिलेंड्रिकल वॉल हो, तो वॉल कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, सॉरी पैराबोलिक नहीं होता, जब सिलेंडर होता है तब कैसा होता है, तब लॉगरिथमिक होता है, तब कैसा होता है, लॉगरिथमिक होता है ना, सिलेंडर के केस में। अभी इसके पीछे वाले लेक्चर में बताए थे, सिलेंडर के केस में लॉगरिथमिक होता है, जबकि स्फीयर के केस में हाइपरबोलिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है। ये कैसा होता है, हाइपरबोलिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरबोलिक होता है, ठीक। तीनों याद कर लीजिए, स्लैब के लिए लीनियर, हाइपरबोलिक स्फीयर के लिए, और सिलेंडर के लिए क्या होगा, सिलेंडर के लिए लॉगरिथमिक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिया है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक। हीट ट्रांसफर हॉलो स्फीयर तो दिया है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस का फार्मूला पूछा है, ठीक। तभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला होता है R2, स्फीयर का पूछा है ना, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 इंटू R2, ठीक। ये ध्यान रख लीजिए, तीनों को याद रख लीजिए आराम से। थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के ए, ये किसका होता है, स्लैब का होता है, स्लैब के लिए थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला L अपॉन के, ठीक। ये स्फीयर के लिए फार्मूला क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2, ठीक। और सिलेंडर के लिए क्या होता है, सिलेंडर के लिए होता है, सिलेंडर के लिए हम लोग क्या रखेंगे, सिलेंडर के लिए फार्मूला होता है लॉग नेचुरल R2 अपॉन R1 तो R2 अपॉन R1 2 पाई के 2 पाई L इंटू के, 4 पाई L, सॉरी 4 पाई L के, मिटा देते हैं थोड़ा सा, फोर पाई L के सिलेंडर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कंपोजिट वॉल ऑफ फर्नेस हैज 2 लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस, लेयर है 2 लेयर्स, इस प्रकार से इसकी जो थिकनेस है वो इक्वल है, मतलब ये भी L है और ये भी L है, ठीक। हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी इन द रेशियो ऑफ 3:2, इसकी अगर मान ली थर्मल कंडक्टिविटी K है 3K और दूसरी क्या है 2K है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर ड्रॉप का रेशियो उन्होंने
पूछा है अक्रॉस द 2 लेयर्स। हम जानते हैं ये कितना है, मान लीजिए इसका डेल्टा T1 टेम्परेचर ड्रॉप अगर यहाँ मिलता है और यहाँ डेल्टा टेम्परेचर डेल्टा T2 मिलता है, ठीक। तो हम जानते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, तो मतलब Q मतलब Q बार को दोनों के लिए सेम होगा, तो इसको बराबर रख देंगे। तो पहले के लिए हम लोग Q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 अनुपाते L अपॉन K। तो L अपॉन K की वैल्यू कितनी है 3K, ठीक। क्योंकि देखिए दोनों एक के ऊपर एक लेयर है तो A की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाएगी, तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय L अपॉन K, L अपॉन K इसके लिए कितना है 2K, एक दोनों के लिए सेम है तो एक को हमने हटा दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक, वो आ जाएगी 2:3, ठीक। यहाँ ये यहाँ चला जाएगा 3, 2 दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो आंसर कितना आएगा 2:3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। हमको निकालना क्या है, डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। इसकी वैल्यू हम लोग डेल्टा T1 और डेल्टा 2 निकाल लेते हैं, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 2:3, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द हीट एनर्जी प्रोपोगेशन मिनिमम ड्यू टू कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। देखिए जिसकी थर्मल हीट प्रोपोगेशन मैक्सिमम किस में होगा, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें हीट प्रोपोगेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इन्होंने क्या पूछा, मिनिमम पूछा है, मिनिमम, ठीक। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के मिनिमम होगी उसका क्या हीट प्रोपोगेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी के मिनिमम किसकी होती है, गैस की, गैसेस की क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी मिनिमम होती है, उससे अधिक क्या होती है, उससे अधिक लिक्विड की होती है, और सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन सबसे तेज़ी से होता है। चलो कंडक्टिविटी के देखें, के की वैल्यू सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर सबसे कम गैस में पाया जाता है। तो क्योंकि गैस यहाँ पे कौन सा है, लेड, वाटर, कॉपर और एयर। एयर क्या है, गैस है, इसीलिए इसमें इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मिनिमम होगी, इसमें हीट प्रोपोगेशन में भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ 2 लिस्ट दी हुई है, हमको इन दोनों को मैच करना है। हीट ट्रांसफ़र थ्रू सॉलिड, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट सरफेस टू सराउंडिंग फ्लूइड, हीट ट्रांसफ़र इन बॉइलिंग लिक्विड, और हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर सेपरेटेड इन स्पेस, ठीक। इसके लिए दिया है रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक। देखिए हीट ट्रांसफ़र थ्रू सॉलिड, जो सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होता है वो किस लॉ के हिसाब से होता है, वो फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के हिसाब से होता है। मतलब ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा 2, A2। तो हम लोग को बी या डी, सी में से एक चूज़ करना है। फिर हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट सरफेस टू सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक। मतलब हॉट सरफेस से सराउंडिंग फ्लूइड यानी आसपास जो लिक्विड होता है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किस रूल के हिसाब से होता है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से होता है, ठीक। क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है HA डेल्टा T, जो हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू होती है तो क्या होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से HA डेल्टा TH क्या है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है, ठीक। ये इक्वल टू Q होता है, इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए 4, तो इन दोनों से B के लिए 4, तो आंसर तो B हो गया, ठीक। बाकी भी दे चूज़ कर लेते हैं हम लोग। देखिए हीट ट्रांसफ़र इन बॉइलिंग लिक्विड, बॉइलिंग लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र किस प्रकार का होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होता है। कैसा होता है, कन्वेक्शन होता है,
ठीक। और क्या हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर सेपरेटेड इन स्पेस, ठीक। दो बॉडी जो एक दूसरे से दूर होती हैं उसमें जो हीट ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है, ठीक, जिनके के बीच में कोई माध्यम नहीं होता, तो उसमें रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पूछा है इन MLT थीटा सिस्टम, T being time, theta temperature, what is the dimension of thermal conductivity? थर्मल कंडक्टिविटी K की डायमेंशन इन्होंने पूछी है। देखिए ये सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी K के केस में आया है, ठीक। किसी की भी इन्होंने डायमेंशन पूछा जा सकता है, सरफेस टेंशन का, थर्मल कंडक्टिविटी का, थर्मल डिफ्यूजिविटी का। तो अगर आपको उसका फार्मूला पता है तो आप आसानी से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है डेल्टा T, ठीक, इंटू फोरियर्स लॉ क्या कहता है, फोरियर्स लॉ कहता है कि जो हीट ट्रांसफ़र Q होता है, ठीक, ये जूल पर सेकंड हो जाएगा, इक्वल टू होता है K इंटू A डेल्टा T और डिवाइडेड बाय डेल्टा X। ये फार्मूला होता है, तो इससे हम लोग K की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय A इन अपॉन ये डेल्टा T नीचे आ जाएगा और डेल्टा X ऊपर चला जाएगा, ठीक। Q क्या है, हीट ट्रांसफ़र है, ठीक। तो इसका देखिए क्या है, एनर्जी है एक तरह का, ठीक, पर सेकंड में होता है हीट ट्रांसफ़र पर सेकंड। तो हो जाएगा mL टू T टू द पावर -2 हो जाएगा एनर्जी पर सेकंड, तो डिवाइडेड बाय T भी कर देते हैं, अपॉन डेल्टा X थिकनेस है, थिकनेस मतलब L, A मतलब L स्क्वायर और डेल्टा T मतलब थीटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यम तो यम रहेगा, L की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 1 3 में से 2 गया, बचा कितना, 1 यम L, T की वैल्यू 2 और 1 थीटा, T की वैल्यू कितना है, T टू दी पावर 2 और बटे में 1 है तो T टू दी पावर -3 हो जाएगी, ठीक। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा दी पावर -1। तो K की डायमेंशन क्या आ जाएगी, mL T टू दी पावर -3 थीटा टू दी पावर -1। आंसर क्या दिया है, mL T टू दी पावर -3 ये अपना आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक। देखिए हमने सिर्फ कंडक्टिविटी की निकाल के दिखाई है, एग्ज़ाम में किसी की भी पूछी जा सकती है। मान लीजिए आपसे थर्मल डिफ्यूजिविटी की ही डायमेंशन पूछ ले, तो हम जानते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी का मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ठीक। तो अगर हम इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर और T टू दी पावर -1। इसके डायमेंशनल कंडक्टिविटी की डायमेंशन, थर्मल डिफ्यूजिविटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L टू दी पावर 2 T टू दी पावर -1। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। A refrigerator has to maintain at 10 डिग्री सेल्सियस विथ एम्बियंट टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एक रेफ्रिजरेटर वैन है, वैन की मान लीजिए वॉल है, उसको यहाँ के टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ पे हमको इसको मेंटेन करना है
और दूसरी तरफ का टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एम्बिएंट का टेम्परेचर। ओके, ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ द वैन इज 25 मीटर स्क्वायर। जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, अब इसके आगे क्या है, द वॉल ऑफ द वेन आर 16 mm प्लाईवुड एंड द इनर सरफेस एंड 20 mm ग्लास हो। दो पार्ट में है, दो पार्ट में, एक ये प्लाईवुड है और दूसरा ये ग्लास वूल है। ठीक, ग्लास वर्क। ठीक, इसके लिए के की वैल्यू दिया हुआ है प्लाईवुड के लिए 16 mm, ये 16 mm थिकनेस का है। और इसके लिए के की वैल्यू कितना दिया है 0.06। ठीक, और जो दूसरा क्या है बाहर का जो है ये 12 mm का ग्लास वर्क है। ठीक, और इसके लिए के की वैल्यू भी सेम दी हुई है 0.06। इन्होंने पूछा है कि द कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटेड वैन का टन में बताना है। टन में रेफ्रिजरेटेड वैन की कैपेसिटी हमको बतानी है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग हीट लॉस निकाल लेते हैं। हीट लॉस ही निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हीट लॉस Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है डेल्टा T डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक, तो पहले हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो थर्मल रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए थर्मल रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है L/K। तो देखिए पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। तो L की वैल्यू देखिए mm में दिया है, इसको मीटर में लिख लें तो 0.1016 हो जाएगा L/K। K की वैल्यू कितनी दी है 0.06। ए की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो हम लोग कितना है 25 है। ए की वैल्यू कितनी है 25। अब दूसरे लेयर की निकाल लेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। दूसरा जो लेयर है उसके लिए ठीक L की वैल्यू कितने हैं 0.012 डिवाइडेड बाय K। K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू वही सेम है 0.06 इंटू एरिया कितना है मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितना दिया है 25 मल्टीप्लाई का है यहाँ पे। ठीक, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1866 हो जाएगी। ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गए। तो Q की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। डेल्टा T कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 32 है, यहाँ -10 है, तो दोनों को डिफरेंस कितना हो जाएगा 32 माइनस -10 तो बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 42 डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला है, ये निकाला है 0.01866 ना, तो रख दीजिए तो 0.01866। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना इसकी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2250 वाट। कितना हो जाएगा 2250 वाट आ जाएगा ना, 2250 वाट।
ठीक। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको टन में पूछा है। किसने पूछा है, ये देखिए यही हीट लॉस है, 2250 वाट क्या है हीट लॉस है। लेकिन उन्हें क्या पूछा है, रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी पूछी है। तो रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी कितनी, वही होगी जो हीट लॉस हो रहा है, इसी हीट लॉस को मेंटेन करना है। तो वाट में दिया है, ठीक। तो वाट से उसको कन्वर्ट कर लेंगे टन में। तो हम जानते हैं कि एक टन में कितना होता है, एक टन में होता है 3500 वाट होता है। इसमें हम लोग 3500 का डिवाइड कर देंगे तो टन में बदल जाएगा। एक टन में कितने वाट होते हैं, 3500 वाट होते हैं, ठीक है। तो क्या कहें 3.5 किलो वाट होते हैं। जिससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.643 अप्रॉक्सीमेटली 0.65। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर से मैं आपको इसको समरी में बता देता हूँ। सबसे पहले हमको हीट लॉस निकालना है, क्योंकि जो हीट लॉस होगा वही उसके रेफ्रिजरेशन की टन ऑफ कैपेसिटी होगी। ये होता है डेल्टा टी अपॉन आर। डेल्टा टी दोनों का अंतर 32 माइनस 10 42, ठीक है। आर थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, एल अपॉन के ए। तो एल इक्वल टू थिकनेस अपॉन के, ए कितना दिया है 25 दिया हुआ है। इसी प्रकार दूसरे का एल मतलब थिकनेस 12 mm अपॉन के इंटू ए इंटू है। सॉल्व करिए तो कितना 0.1866 इसको उठा करके हमने इसमें रख दिया। तो इसकी वैल्यू आ गई 2250 वाट। इसको टन में बदलने के लिए हमने 3500 से भाग दे दिया, तो ये टन में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द सब्सटेंस हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो मैंने अभी बताया था आपका कि सबसे मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, गैसेस की होती है। तो यहाँ पे गैस के रूप में क्या दिया, एयर दिया है। बाकी सब ये लिक्विड है और ये दोनों क्या हैं, सॉलिड हैं, ठीक। ओके, एयर की कंडक्टिविटी याद कर लीजिए। एयर की कंडक्टिविटी होती है 0.02। एयर की कंडक्टिविटी क्या होती है, 0.02 याद रख कर लीजिए, कभी कभी यूज़ में आ जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वॉल वेरीज विथ K01 plus alpha 80, then the temperature at the center of the wall as compared to in case of constant thermal conductivity will be। मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, मान लीजिए ये वॉल है, ठीक। इसमें तो देखिए यहाँ एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ए है। तो इनमें तीन तरीके से टेम्परेचर प्रोफाइल बन सकती है। एक या तो एकदम सीधी बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन, या दूसरी क्या हो सकती है, कॉन्वेक्स हो सकती है, या फिर तीसरी क्या हो सकती है, कॉनकेव हो सकती है। देखिए ये क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी इस प्रकार से वेरी करती है, K01 प्लस 80 है अल्फा टी। तो अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे बनता है, कॉनकेव बनता है, मतलब उत्तलाकार बनता है, इस वाला। अगर यही ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव होती है, क्या होती, नेगेटिव होती, तो कैसी बनती है, कॉन्वेक्स बनती है। तो यदि ए की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक। तो क्यों, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो देखिए मिड में अगर हम लोग देखें तो कम मिड में हम पहुंचते हैं टेम्परेचर लेकर के प्रोफाइल पे। तो इनके सेंटर ऑफ द वॉल, तो देखिए ये अगर क्या है, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी होती है तो ए की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये जो लाइन है ये कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी की लाइन है, और ये ए इस ग्राफ, किसका ग्राफ है, इस वक्र का ग्राफ है, तो है, तो उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोर, ठीक। अगर अल्फ़ा की वैल्यू प्लस में होती है तो ये इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से किसका मात्रक मीटर पर सेकेंड नहीं है, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया थर्मल डिफ्यूजिविटी का मात्रक बताया था, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। काइनेटिक विस्कोसिटी
का मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है, और मास डिफ्यूजिविटी का भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी का मात्रक होता है पास्कल सेकंड। क्या होता है, पास्कल सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका इसमें पूछा है कि मीटर स्क्वायर किसका मात्रक नहीं है, तो इससे आप इसी सीधे याद कर ले कि इन तीनों का ही मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। ओके, तो इस तरह से आज के लिए इतना हो गया। ठीक, हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग हीट ट्रांसफ़र के ही अन्य चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो फिर बने रहिए हमारे साथ, तैयारी जारी रखिए। हम आपको लगातार क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उतने ही तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में माहिर हो जाएंगे, इसीलिए बने रहिए। ठीक, शीघ्र ही अगले सेशन में मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।